हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की एक यूके ट्रिपल जो आपका उत्तराखंड में अधीनस्थ चयन आयोग है, वहाँ पर आपकी सहायक लेखाकार की वैकेंसी की प्रिपरेशन मैं करा रही थी। इसमें कि आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए क्वेश्चन है। अलग अलग सीरीज में लेकर के आऊंगी इसमें, जैसे कि अभी आप लोग का अकाउंटेंसी चल रहा है, इसके अलावा जिसका बाकी का भी सिलेबस है, कॉस्ट अकाउंटिंग है और एडवांस अकाउंटिंग है, बहुत सी चीजें इसमें आगे आपकी पूछी जानी है। काफी ब्रॉड सिलेबस है, तो सबके अलग अलग मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगी, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से हो जाए। तो सारी वीडियोस को देखते रहिएगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। आइए शुरू करते हैं इसमें और 31st क्वेश्चन लेते हैं। The accrual basis of accounting recognizes revenues and expenses। लेखांकन का प्रत्यारोपण आधार किस आधार पर राजस्व व्यय को मान्यता देता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो accrual basis of, आपको पता ही है कि जो अकाउंटिंग होती है उसके बहुत से प्रिंसिपल्स हैं, बहुत से उसके सिद्धांत होते हैं, अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, तो जिनके बेसिस पर ही वो काम करती है। तो कौन सा ऐसा उसका अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहिए या बेस कहिए, जिसमें कि रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस के आधार पर काम होता है। व्हेन कैश इज रिसीव्ड आर पेड, जब नगद प्राप्त या भुगतान किया जाता है। व्हेन दे आर इनकर्ड, जब वे उत्पन्न होते हैं। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष के अंत में। ओनली व्हेन दे आर रियलाइज्ड, जब वे महसूस होते हैं, यानी कि जब उसको हम रियलाइज कर पाते हैं, कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपका, अभी यूपी ट्रिपल असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर का एग्जाम भी हुआ था यूपी में, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बहुत ही इजी सा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, उसी में ही आंसर छुपा ही हुआ है। अक्रूवल बेसिस पे है कि जब जब वो उत्पन्न हो रहे होते हैं, तो यहाँ पर कहीं आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं चीजों को। अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आप इसकी थ्योरी वीडियोस पढ़ना चाह रहे हैं कि कैसे इसमें हमें समझना है या अलग अलग सिद्धांत कौन से होते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी की असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर की जो क्लासेस मैंने प्रोवाइड कराई थी, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख सकते हैं आप। तो उससे आपको ये सारी जो थ्योरी पोर्शन है वो कवर हो जाएगा, तो प्रैक्टिस करने में इजी रहेगा। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए करेंट एसेट। निम्नलिखित में से चालू संपत्ति का उदाहरण कौन सा नहीं है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, गुडविल। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा उदाहरण नहीं होगा, तो बाकी के तीनों ही आपकी क्या है, करेंट एसेट है। लेकिन जो गुडविल होती है वो अमूर्त संपत्ति है, इंटेंगिबल एसेट होती है, ना कि करेंट एसेट होती है। एक आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which document is primarily used to summarize the financial position of a business। कौन सा दस्तावेज मुख्य रूप से किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो आपके स्टेटमेंट आपके जो भी वो दे रखे हैं, उसमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसका यूज हम करते हैं वित्तीय स्थिति को सारांश के तौर पर संक्षेप में देखने के लिए। ऐसे तो आपके जर्नल बनता है, लेजर बनता है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, सभी से आपको पता चल जाता है। लेकिन एक फाइनल एक समरी देखकर ही आप किसी बिजनेस के बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि बिजनेस किस दिशा में जा रहा है, अभी करेंट उसकी स्थिति क्या है, तो वो कौन सी रहती है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जर्नल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हो जाती है, बैलेंस शीट हो जाती है। एक आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following errors will not be revealed by a trial balance। तो किसमें से कौन सी त्रुटि ट्रायल बैलेंस पर प्रकट नहीं होती है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो ट्रायल बैलेंस होता है, लेजर जो हम बनाते हैं, लेजर जो हमारा तैयार होता है, जो आपकी खाता बही कहलाती है, उसमें जो भी अकाउंट्स हमें बनाते हैं उनका बैलेंस निकल करके आता है। उन्हीं बैलेंस को लेकर के क्या बनाया जाता है, जो ट्रायल बैलेंस है उसको हम प्रिपेयर करते हैं इसी बैलेंस से। तो यहाँ पर अगर दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं, डेबिट साइड है, एक साइड हो जाता है, एक साइड आपका क्रेडिट साइड हो जाता है, दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं, तो ये माना जाता है कि आपने जो भी लेजर बनाया है, बैलेंस निकल के आया, वो सही है। अगर नहीं होता तो वहां पर ये माना जाता है कि सही नहीं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी एरर आ जाते हैं जो कि आपके ट्रायल बैलेंस मैच होने पर भी रह जाते हैं। मैच अगर है, दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं, तब भी वो एरर होते हैं। तो कौन सी त्रुटियां हैं, कौन से एरर ऐसे होते हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस से प्रकट नहीं होंगे, क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है। एरर ऑफ कमीशन, चूक की त्रुटि, एरर एरर ऑफ ओमिशन, चूक की त्रुटि, एरर ऑफ कमीशन, आय की त्रुटि, एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की त्रुटि, कंपनसेटरी एरर, क्षतिपूर्ति त्रुटि। तो यहाँ पर कौन सा एरर है जो कि
ट्रायल बैलेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि सही इसमें कौन सा ऑप्शन है जो कि रिफ्लेक्ट नहीं करता ट्रायल बैलेंस को। While accounting concept requires that the same accounting methods are followed from one period to the next, कौन सा लेखांकन अवधारणा ये आवश्यक करती है कि एक अवधि से अगली अवधि तक एक ही लेखांकन विधियां का पालन किया जाएगा? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, निरंतरता अवधारणा, मैजिक कॉन्सेप्ट, मिलान अवधारणा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, सावधानी अवधारणा, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, प्रत्यारोपण अवधारणा। क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि कौन सी आपकी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि जो ईपीडब्ल्यूएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर की क्लासेस की वीडियो अपलोड करी है मैंने, उनको देख लीजिए। वहाँ पर यहाँ ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से समझाई हुई हैं, एक्सप्लेन करी हुई हैं। तो एक बार उसको देख लीजिए, आपके लिए इजी रहेगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है जो कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, एक अवधि से अगली अवधि तक की लेखांकन विधि, यानी कि एक जैसा ही आपकी जो अकाउंटिंग का तरीका है, मेथड्स हैं, वो एक जैसे ही रहेंगे। वो कौन सी अवधारणा में रहता है? तो कंसिस्टेंसी, निरंतरता अवधारणा हो जाती है कि हम निरंतर एक ही तरीके से ही अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, उसमें चेंजेस नहीं करते। एक तरह से क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए हो जाएगा। मैचिंग में क्या हो जाता है? मिलान में जो आपके रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस हैं, इन दोनों को मिलान किया जाता है। अक्रूवल में होता है कि जब जो है कोई भी एक्सपेंस है या वो है, जब वो उपार्जित हो रहा होता है तब हम उसको दिखाते हैं। तो ये आपका ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, आय में को मान्यता दी जाती है जब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, आय को मान्यता दी जाती है जब कैश इज रिसीव्ड, नगद प्राप्त हो जाता है, सेल इज मेड, बिक्री होती है, इनवॉइस इज इशूड, चालान जारी कर दिया जाता है, द पेमेंट इज ड्यू, भुगतान देय होता है। यानी कि रेवेन्यू कब माना जाएगा, कब उसको मान्यता दी जाती है कि कब रेवेन्यू हुआ है। कैश इज रिसीव्ड यानी कि जब नगद प्राप्त हो जाता है, या फिर आपने बिक्री कर दी है, चालान जारी कर दिया है, या फिर भुगतान देय है। तो कब माना जाता है? रिकॉग्नाइज कब हो जाता है? जैसे ही आप बिक्री करते हैं किसी चीज की, द सेल इज मेड, वैसे ही क्या होता है, आपका जो रेवेन्यू होता है वो जनरेट हुआ मान लिया जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉन्ट्रा असेट्स अकाउंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विपरीत संपत्ति खाते का उदाहरण है? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, संचित मूल्यह्रास, कैश, नगद, अकाउंट रिसीवेबल्स के खातों में दे, या फिर इन्वेंट्री नगद, सॉरी सूची जो आपकी होती है, सामग्री होती है, उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक कंट्रा एसेट अकाउंट है, तो कौन सा अकाउंट वो हो जाएगा? जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन होता है, जो संचित मूल्यह्रास होता है, वो आपका कंट्रा एसेट अकाउंट कहलाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि संचित मूल्यह्रास जो डिप्रिसिएशन अभी तक चार्ज कर देना चाहिए था, चार्ज नहीं किया गया है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मीन्स, लेखांकन अवधि की अवधारणा का अर्थ होता है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग पीरियड होता है इसको क्या माना जाएगा। ये सब आपके बेसिक से स्टार्ट है अकाउंटिंग के क्वेश्चन, और जो प्रीवियस में असिस्टेंट अकाउंटेंट के जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखे गए हैं। अ पीरियड फॉर विच अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, एक अवधि जिसके लिए खाते तैयार किए जाते हैं। अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल की अवधि। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल की अवधि। नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट से मीनिंग क्या हो जाता है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब हो जाता है अ पीरियड फॉर विच अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, वो अवधि जिसके लिए जो खाते होते हैं वो तैयार किए जाते हैं, वो अवधि क्या कहलाती है? अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज ए नॉमिनल अकाउंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाममात्र का खाता माना जाता है? रियल अकाउंट, क्रय खाता, कैश अकाउंट, नगद खाता, कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता, मशीनरी अकाउंट। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नॉमिनल अकाउंट कौन सा होता है? तो मैं पहले भी आप लोग को कई बार बता चुकी हूँ नॉमिनल अकाउंट के बारे में, कि जो भी इनकम हो, कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं, आय होती है, व्यय होते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट है ऐसा जो नॉमिनल अकाउंट में आएगा? तो ये जो रेंट अकाउंट होता है, किराया खाता है, वो आपका नॉमिनल अकाउंट है। कैश अकाउंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट भी रियल अकाउंट है, और कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? ये आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो रेंट अकाउंट जो है वो यहाँ पर किराया खाता है। लेकिन अगर यही रेंट पर हम प्रीपेड रेंट कह देते, क्योंकि हम यहाँ पर प्रीपेड लगा होता है रेंट अकाउंट के आगे, तो ये कौन सा अकाउंट बन जाता? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए कि रेंट अकाउंट की बजाय अगर हम लिखते हैं प्रीपेड रेंट अकाउंट, तो ये कौन सा अकाउंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
Which of the following items are shown in the on the debit side of the trial balance? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर दिखाई जाती हैं? यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस हम बना रहे हैं, एक साइड डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, दोनों साइड इक्वल होते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी वस्तुएं हैं जिनको हम डेबिट साइड पर दिखाते हैं। एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, व्यय संपत्तियां, रेवेन्यू एंड लायबिलिटीज, राजस्व देयताएं, एसेट एंड लायबिलिटीज, संपत्ति देयताएं, नन ऑफ द अबव, उसमें से कोई नहीं। तो जो डेबिट साइड होता है ट्रायल बैलेंस का, उसमें हम क्या क्या चीजें दिखाते हैं? जो भी एक्सपेंसेस या फिर एसेट्स होती हैं, व्यय संपत्तियां हैं, उसको हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिखाते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में आपको रखना है कि क्या चीज किधर को दिखाई जाती है, कैसे दिखाई जाती है। क्वेश्चन इसी तरह से आपके एग्जाम में बनते हैं। एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉट ए पर्सनल अकाउंट? निम्नलिखित में से कौन सा खाता व्यक्तिगत खाता नहीं है? डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बैंक अकाउंट, सेल्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट पर्सनल अकाउंट नहीं होगा यहाँ पर? तो पर्सनल अकाउंट कौन सा नहीं है? डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बैंक अकाउंट और सेल्स अकाउंट। जो सेल्स अकाउंट होता है, जो आपका विक्रय खाता होता है, वो खाता कौन सा खाता है? विक्रय कर रहे हैं किसी भी चीज को हम, तो ये आपका परचेज करना है, विक्रय करना, कोई मशीनरी है, कोई माल है, उसी को ही आप करेंगे ना, तो वो खाता पर्सनल अकाउंट आपका नहीं होता। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपका विक्रय जो है, बिक्री खाता जो है, वो आपका कौन सा अकाउंट होता है? वो रेल अकाउंट हो जाएगा, ना कि पर्सनल अकाउंट। तो एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट dictates that transactions should be recorded at their original cost? कौन सी लेखांकन अवधारणा निर्धारित करती है कि लेन देन को उसकी मूल लागत पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, निरंतरता अवधारणा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, लागत अवधारणा, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मिलान अवधारणा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, सावधानी अवधारणा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी अवधारणा जो है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट से हमें ये पता चलता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं वहां पर उसे हम ओरिजिनल कॉस्ट पर उसकी करेंगे, जिसकी मूल लागत है उस पर करेंगे। वो कौन सी होती है? नाम से क्लियर हो रहा है, कॉस्ट की बात की जा रही है, कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी कंसिस्टेंसी और मैचिंग कॉन्सेप्ट आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले ही आप लोग को बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The principle that requires accounting information to be complete, neutral and free from bias is known as? वह सिद्धांत जो लेखांकन जानकारी को पूर्ण, तटस्थ और पक्षपात से मुक्त रखने की आवश्यकता है, उसे कहा जाता है। मटेरियलिटी, भौतिकता, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, प्रूडेंस, सावधानी, कंसिस्टेंसी, निरंतरता। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो अकाउंटिंग हमारी है, जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उससे वो सारी जानकारी कैसी होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए, तटस्थ होनी चाहिए और किस तरह की बायसनेस उसमें नहीं होनी चाहिए। तो वो कौन सा उसका एक तरह से ये समझ लीजिए कि उसका गुण होता है, उसकी एक क्वालिटी है, तो वो क्या हो जाती है? उसे हम ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, वस्तुनिष्ठता कहते हैं। यानी कि जिस पर्पज से हमें रखे वो पर्पज हमारा सॉल्व होना चाहिए, उससे किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैचिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल? मिलान अवधारणा किस लेखांकन सिद्धांत पे आधारित होती है? अक्रूअल प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, कन्वर्टिज्म प्रिंसिपल या फिर कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल? तो मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो किस पर बेस्ड होता है? क्योंकि आपकी मैचिंग कॉन्सेप्ट मिलान अवधारणा जिसमें कि आपके इनकम और जो एक्सपेंसेस हैं दोनों का मिलान किया जाता है, जिससे कि हम लाभ या हानि तक पहुंच सकते हैं। तो वो किस पर बेस्ड होता है? वो आपका अक्रूअल जो प्रिंसिपल होता है, उपाधिक अवधारणा है, प्रत्यक्ष अवधारणा है, उस पर बेस्ड होती है। एक आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्टेन क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डिटेल में कहाँ से पढ़ना है ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेटिव कन्वेंशन विच व्हेन शुड प्रॉफिट बी रिकॉग्नाइज्ड? रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार मुनाफे या फिर लाभ को कब मान्यता दी जानी चाहिए? व्हेन दे आर रियलाइज, जब वे रियलाइज होते हैं, वसूल किए जाते हैं। व्हेन दे आर अर्न, जब वे अर्जित होते हैं। व्हेन दे आर सर्टेन, जब वे निश्चित होते हैं। व्हेन दे आर प्रोबेबल, जब वे संभावित होते हैं। तो कब होना चाहिए? तो रूढ़िवादी अवधारणा ये कहती है कि हमें पहले से कुछ भी लेकर के नहीं चलना चाहिए, जब वो चीज हो जाए या वो काम हो जाए तब हमें उसको लाभ अपना मानना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? जब वे निश्चित होते हैं, व्हेन दे आर सर्टेन। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल रही है, तो इसकी सीरीज आपकी आएगी। अकाउंटेंसी है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, एडवांस अकाउंटिंग है, कारपोरेट है, जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे अलग अलग
जो कि सब्जेक्ट अलग अलग पेपर्स होते हैं कॉमर्स के उनसे, तो पूरा सिलेबस मैं आप लोग को कवर करवा दूंगी। टाइम है अभी आपके पास, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक भी करना है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।